नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार और आज हम आए हुए हैं लाला लाजपत राय जी के द्वारा स्थापित किए गए लोक सेवक मंडल सोसाइटी जो है वो दिल्ली के मूलचंद इलाके में। आप लोग आए होंगे तो जरूर देखा होगा, बहुत बड़ा कैंपस है और नाम छोटा है लेकिन इसके अंदर जो काम होता है उसकी गिनती आप करना शुरू करेंगे तो कई घंटे लग जाए। मैं अभी थोड़े समय में ही पूरे कैंपस का भ्रमण करने का कोशिश किया और देखते देखते मुझे लगा कि शायद पूरा दिन ना निकल जाए, इसलिए कभी और पूरा दिन। आज हम आपको इसी संस्था के चेयरमैन से मिलवाने वाले हैं, राजकुमार चोपड़ा जी से। और चोपड़ा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है मोबाइल न्यूज 24 पर। थैंक यू। तो चोपड़ा साहब, आप बताएं, जिस प्रकार से लोग जानते हैं इस संस्था के बारे में, इसकी स्थापना लाला साहब ने किया, तो लाला साहब ने क्या सोच के किया था और अभी कहाँ तक ये पहुँची है और आगे क्या क्या आप लोगों का ध्येय है? जी, मेरा ये सौभाग्य है कि मैं लोक सेवक मंडल का आजीवन सदस्य हूँ और लोक सेवक मंडल की स्थापना लाला लाजपत राय जी ने 1921 में की थी और लोक सेवक मंडल को दूसरे नाम से हम सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना के पीछे लाला जी का उद्देश्य था कि ऐसे नेशनल मिशनरीज को तैयार किया जाए जो गरीबी का, सेवा का और त्याग का व्रत लेकर देश की स्वतंत्रता के लिए काम करें। और उसके बाद उनकी ये सोच थी, जब देश स्वतंत्र हो जाएगा तो ये नेशनल मिशनरीज क्या करेंगे। तो उसके पीछे उन्होंने देश का जो दूसरा उसमें पॉइंट रखा वो ये रखा कि आज़ादी के बाद में जो हमारे लाइफ मेंबर होंगे वो देश के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक विकास के साथ साथ पॉलिटिकल एडवांसमेंट का भी काम करेंगे, राजनीतिक जागरूकता का भी काम करेंगे। ये सिर्फ छोटा सा एक उद्देश्य था जिसके आधार पर उन्होंने लोक सेवक मंडल की स्थापना की थी। और इसकी स्थापना के बाद में जो इसके साथ में जुड़े लोग, उन सबको हम बहुत श्रद्धा के रूप में जानते हैं देश में। जैसे लाला जी के बाद में संस्था के अध्यक्ष बने राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन उस वक्त अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उनके बारे में हम सब लोग जानते हैं कि यूपी विधानसभा के पहले स्पीकर रहे, वो अध्यक्ष रहे। और उनके जीवन के बारे में, या जो मैंने कहा कि जो लाला जी की एक सोच थी कि राजनीतिक जागरूकता माने राजनीतिक की एडवांसमेंट का मतलब ये भी वो मानते थे कि राजनीति में ऐसे लोगों को आना चाहिए जो राजनीतिक संत की भूमिका निभाने वाले हों। तो उस राजनीतिक संत की भूमिका के निभाने वाले में हम टंडन जी का भी नाम लेते हैं। उनका नाम ही राजर्षि उसके साथ में नाम जुड़ा, तो उन्होंने पूरा जीवन अपना संत की तरह निभाया और राजनीति में उन्होंने काम किया। दूसरे अगर हम नाम लेते हैं, जो मुख्य नाम में से बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लेकिन जो देश के लिए उनका योगदान था आज़ादी के बाद में वो था 3 टियर पंचायत राज सिस्टम। जो आज हम पंचायती राज की बात कर रहे हैं, तो ये उन्हीं की अध्यक्षता में इसकी समिति बनाई गई थी और उसने इस उसको बनाया, एक्ट को बनाया और जो आज पूरे भारतवर्ष में लागू है। तीसरा नाम हम अच्छी तरह से जानते हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को। लाल बहादुर शास्त्री जी भी इसके आजीवन सदस्य थे। लाला जी की और शास्त्री जी की एक छोटी सी घटना मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लोक सेवक मंडल से लाला जी का क्या वो था। शास्त्री जी ने एक बार लाला लाजपत राय जी से प्रश्न पूछा कि लाला जी, जब आप आजीवन सदस्यों की भर्ती कर रहे थे और आपने मुझे भी उसमें बुलाया, तो उसमें देश के बड़े बड़े प्रमुख नाम थे जो आपके पास में आए थे इस संस्था का आजीवन सदस्य बनने के लिए, तो आपने मुझे ही क्यों चुना? क्योंकि मैं तो उस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से शास्त्री की डिग्री लेकर आया था, नौजवान था, कम उम्र थी। तो लाला जी ने उसका जवाब दिया कि लाल बहादुर, मुझे इस वक्त देश में नीम के पत्थरों की जरूरत है जो मजबूत होते हैं, अभी सजावटी पत्थरों की आवश्यकता नहीं। तो ये सोच थी जो उस लाला लाजपत राय जी ने जिन आजीवन सदस्यों को चुना, वो लोग थे जिन्होंने स्वतंत्रता की नींव को रखा। उन्हीं में ये नाम भी आते हैं, ये तीनों नाम भी हैं। और भी कई नाम हैं। गोबंधु दास जी का है, जिनको हम उड़ीसा का गांधी बोलते हैं, और उन्होंने उड़ीसा की भाषा को एक सम्मान दिलाया। टंडन जी ने हिंदी भाषा को राजभाषा का सम्मान दिलाया।
तो ये तो एक स्वरूप है लाला जी का, जो उन्होंने इसकी स्थापना की, और उसके साथ में और भी कई नाम हैं, नामी नाम है जो उसके साथ में जुड़े हैं। बिल्कुल। अब ये आता है कि आज़ादी तो मिल गई देश को चलाने के लिए जो पुराने महापुरुष थे उन्होंने जब तक चलाया, अब नए लोग आए हुए हैं, आप अभी इस संस्था को चला रहे हैं। अभी इस संस्था के द्वारा पूरे देश में जिस प्रकार से कहा गया कि 7 स्टेट में और 18 सेंटर है, तो इन सेंटरों में क्या क्या काम होता है और किस तरीके से लाला साहब के जो सोच थे उसको आप लोग आगे बढ़ाते हैं? देखिए, लाला जी की पहली सोच तो ये थी कि देश में सबको शिक्षा प्राप्त हो और सबको निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो और देश के हर बच्चे को दूध मिले। ये उनकी 3 प्राथमिकताएं थी जो थी। तो इन प्राथमिकताओं के आधार पर लोक सेवक मंडल अभी भी काम कर रहा है। हमारे जितने भी 18 सेंटर इस वक्त भारतवर्ष में चल रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग कार्य कर रहे हैं। उसमें स्कूल भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, मेडिकल कॉलेजेस भी हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम प्राकृतिक चिकित्सा का हॉस्पिटल भी चला रहे हैं, कॉलेज भी चला रहे हैं, और एलोपैथी की जो आधुनिक जो हमारी चिकित्सा पद्धति है उसके लिए हमारे हॉस्पिटल भी चला रहे हैं। उड़ीसा में हमारा 35 एकड़ का एक गोबंधु इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर है, तो वो हम वहाँ पर चला रहे हैं। बड़ौदा में हमारा नेचर केयर का एक हॉस्पिटल भी है और सेंटर भी है, इंडोर हॉस्पिटल है, जिसमें 100-150 मरीज एक साथ रहकर अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। और प्राकृतिक चिकित्सा के लिए डॉक्टर्स को भी तैयार करें, इसके लिए उसके लिए कॉलेज भी हमने है, और बाकायदा उसमें MBBS की डिग्री दी जाती है, वो ये यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भी हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा लाला जी ने देश के हर व्यक्ति के ऊपर ध्यान दिया था। वो महिलाओं के बारे में भी सोचते थे, बच्चों के बारे में भी सोचते थे, बुजुर्गों के बारे में भी सोचते थे। उस दृष्टि से हमारे महिलाओं के लिए भी कई कार्यक्रम चलते हैं, जिसमें रिहैबिलिटेशन सेंटर भी हम कह सकते हैं महिलाओं के लिए। उनको रोज़गार मुहैया कराने के लिए प्रशिक्षण दे के उनको रोज़गार देने का भी काम हम करते हैं। इसी तरह से बुज़ुर्ग लोगों के लिए हमने सीनियर सिटीजन होम भी है हमारे पास में। ऐसी महिलाएं जो कि बाहर से आकर शहर में आती हैं तो रहने के लिए आवश्यकता है, तो उनके लिए हमने वर्किंग वुमेन हॉस्टल भी बनाए हुए हैं, उसमें भी वो काम करते। तो इसलिए शिक्षा में बच्चों के लिए लोअर लेवल पर, हायर लेवल पर हर तरह की शिक्षा का भी हम उनके उद्देश्यों के बिल्कुल आपने सारी चीज़ों को डिटेल में बताया। एक चीज़ जो इन सब चीज़ों को चलाने के लिए ज़रूरत होता है, संस्था चलाएं या चाहे वो समाज सेवी संस्था हो या बिजनेस हो, सबके लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो धन उपार्जन कैसे हो पाता है और कैसे इस संस्था को आप चला पा रहे हैं? क्योंकि जैसा कि अभी आपने भी कहा था कि कोई बहुत पुरानी संस्थाएं धीरे धीरे बंद हो जाती है या बिक जाती है, तो आप लोगों का जो भी मैनेजमेंट है कैसे एक गैर स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए आप लोग चला रहे हैं, बिना प्रॉफिट का चला रहे हैं, तो ये कैसे आप लोग कर पा रहे हैं? इसके लिए धन कैसे एकत्रित हो पाता है? ये जो आपका प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि वास्तविकता में कोई भी आप कार्य करते हैं तो उसके लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, और धन को प्राप्त करने के 2 ही साधन हैं। या तो सरकार से अनुदान लिया जाए, या हमारे जो देश के लोग हैं उन पर विश्वास करके उनसे हम पैसा लें। तो हमारी अपनी ये सोच है कि हम सरकार के अनुदान पर कम निर्भर करते हैं। हमारी कोशिश ये रहती कि जितनी भी हमारी योजनाएं हैं, जितने भी हमारे कार्यक्रम हैं, वो हम लोगों के सहयोग से करें, उसमें स्वावलंबी तरीके से अपना काम करें। तो अगर हम सरकार के अनुदान के ऊपर निर्भर होकर काम करते हैं तो मुझे कहना नहीं चाहिए उसको अनुदान को प्राप्त करने के लिए बहुत सी अड़चनें भी हैं, और वो इतनी आसानी से हर व्यक्ति को अनुदान मिलता नहीं। समाज सेवा के लिए भ्रष्टाचार में जुटना पड़ता है खुले तौर पे। तो हाँ, तो अगर आप एक बार उस विशेष सर्कल में फंस गए तो उससे आपका निकलना मुश्किल हो जाता है। कहना नहीं चाहिए मैं, लेकिन स्पष्टवादी हूँ उसको, इसलिए आपको बोल लेता हूँ कि अनुदान प्राप्त करने के लिए ये एक सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो अगर आप किसी को कुछ देते हैं तो उस अनुदान का जब आप हिसाब सरकार को देंगे तो जो आपने दिया उसको कहाँ एडजस्ट करेंगे? तो उसके लिए आप कुछ गलती करेंगे आप,
तो गलती आपने उनके लिए की, लेकिन बेईमान आप बने उसमें। बिल्कुल। तो इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि हम अनुदान के ऊपर कम डिपेंड करें, लोगों के सहयोग के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करें, और कुछ हम लोग एक्टिविटी जो चलते हैं उसका खर्च उसी से भी निकाल लेते हैं। बिल्कुल। तो एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि दिल्ली ब्रांच में हमारा एक जो वुमेंस का रिहेबिलिटेशन का जो सेंटर चलता है, तो जब उसको शुरू किया गया यहाँ पर, तो बहुत सी ऐसी गरीब महिलाएं आती थी हमारे भवन में, वो काम के लिए बोलती थी कि हमें कुछ काम दीजिए। तो अब सबको ऐसा काम तो दिया नहीं जा सकता कि नौकरी दे दी, बैठाकर पैसा देने वाली बात नहीं। तो हमने उनसे कहा कि हम आपको कुछ मेहनत का काम देंगे कि आप वो करेंगी। तो उन्होंने कहा हाँ करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक मसाला सेंटर की शुरुआत की, और वो मसाला जो है वो हम मशीन के ऊपर नहीं पिसवाते थे, उन्हीं महिलाओं से हाथ से कुटवा पिसवा के हमने उसको शुरू किया। और आज भी वो हमारा सेंटर चल रहा है, उसमें 25-30 के करीब लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। तो वो जो मसाला है आप कूटते पीसते हैं, वो हमारा बिकता है, और बिकने के बाद में उसी से उन सबको हम वेतन भी देते हैं, उनका खर्चा जो भी है, और कम पैसा नहीं देते, जो सरकार के मानक के अनुसार जो मिनिमम वेजेस एक्ट है उसको, और उसके अलावा जो भी फैसिलिटी, प्रोविडेंट फंड है, ग्रेजुएटी है, ये सारी सुविधाएं उनको देते हैं, ड्रेस भी देते हैं। तो इस तरह से एक सेल्फ डिपेंडेंट एक्टिविटी शुरू हुई, उसका उनको रोजगार मिला और लोगों को शुद्ध मसाला मिला। बिल्कुल। तो इस तरह से बहुत सी ऐसी एक्टिविटी है जो हमने इस आधार पे शुरू की है कि शुरू करते हैं उसका, और उससे जो आय प्राप्त होती है उसी से उस एक्टिविटी को चलते, तो वो हमारी लाइफ लॉन्ग चलती रहती है, उसको बंद होने का कभी। बिल्कुल, मेरे बुजुर्गों ने कहा है कि बिजनेस दो तरह का होता है। एक बिजनेस वो जो आप अपने प्रॉफिट के लिए, खुद के लिए काम करते हैं, और एक बिजनेस वो जो समाज के लिए करते हैं, बिना प्रॉफिट का। जितना आपको जीवन जीने के लिए चाहिए उतना आपको मिले, और बाकी चीज़ों को आप लोगों तक वितरित करके हर किसी को सुख में देखें, हर किसी के सुविधा को देखें और उनके लिए भी जिएं। ये जो जीवन होता है ये सामाजिक जीवन होता है। बिजनेसमैन अपना बिजनेस करके बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स बना लेते हैं, और सोशल संस्थाएं जो है वो सामाजिक कार्य करके उन लोगों तक अपना सेवा देते हैं जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको नीड है, ना कि अपनी बिल्डिंग खड़ा करने के लिए। ऐसे ही काम में जिस सोच को लाला जी ने शुरू किया था, उसको आज हमारे राजकुमार जी चला रहे हैं, राजकुमार जी आगे बढ़ा रहे हैं। और राजकुमार जी ने जो बताया कि इस संस्था को चलाने के लिए ये सरकार पे डिपेंड होने के बजाय आम लोगों से जुड़ के और आम लोगों के सहयोग से काम कर रहे हैं, सेवा ले रहे हैं, और उससे जो प्रॉफिट होता है उसी प्रॉफिट से इस संस्था के कर्मचारी, इस संस्था से जुड़े हुए लोगों का सैलरी देते हैं, और सभी सुखी हैं, सभी संपन्न हैं। किसी को ज़्यादा लालच नहीं है, जितना उन्हें चाहिए उतना उन्हें मिल रहा है। तो संतुष्टि के साथ ये कार्य लाला जी का आगे चल रहा है, आगे और चलता रहेगा। ऐसी शुभकामनाएं हमारी भी आपके साथ है, आपके तमाम संस्था के साथ है। आपने इतना हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।